नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए थर्ड ईयर वालों के लिए एग्जाम चल रहे हैं, जिसके लिए नोट्स लेकर आए हैं जो कि संबंधित हैं सोशलॉजी से। सोशलॉजी जिसे हम हिंदी में समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं, जिसका पेपर नंबर फर्स्ट जो कि रिटन में होने वाला है, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं, उन सभी को इस वीडियो में कवर कराएंगे, जिसका पार्ट नंबर थर्ड कवर करेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 देखने से पहले आपको बता दूं, यदि आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियोज अपलोड होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में है, समाजशास्त्र के विकास में इमाइल तुर्खीम के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एलेक्स इनकल्स ने ऑगस्ट कॉम्टे, हार्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्खीम तथा मैक्स वेबर इन चारों को समाजशास्त्र के संस्थापक पिता माना है। ऑगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र के जन्मदाता थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी अथवा समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग एवं इसी नाम से पुस्तक की रचना की। स्पेंसर ने भी समाजशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस प्रकार कॉम्टे एवं स्पेंसर समाजशास्त्र के जनक एवं पथ प्रदर्शक तो थे, किंतु समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में इमाइल दुर्खीम का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। यानी कि ये जो हमने दो तीन नाम लिए हैं यहाँ, यानी कि कॉम्टे, स्पेंसर एंड जो दुर्खीम है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं समाजशास्त्र की नज़र से। तो इनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इनसे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस बनना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। फ्रांस में सामाजिक विचारकों में दुर्खीम को कॉम्ट का उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि दुर्खीम ने कॉम्टे के बहुत से विचार ग्रहण किए थे। कॉम्टे ने जिस विषय की नींव रखी, दुर्खीम ने उसे वैज्ञानिक धरातल प्रदान किया और समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक विधि के प्रयोग पर बल दिया। दुर्खीम जिस समय समाजशास्त्र जगत में आए, उस समय समाजशास्त्र अपनी आत्म अवस्था में था, यानी कि एक तरह से बाल्य अवस्था में था। उस समय समाजशास्त्र के पास ना तो व्यवस्थित विषय वस्तु थी और ना ही उसके पास कोई भी ठोस अध्ययन पद्धति थी। दुर्खीम ने ही समाजशास्त्र को ठोस वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति एवं व्यवस्थित विषय वस्तु प्रदान की। अपने समाजशास्त्र की समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। जबकि क्वेश्चन नंबर 22 है, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के किन्हीं दो कारणों की विवेचना कीजिए। आइए जानते हैं कि व्यक्ति आत्महत्या किस तरह से करता है, क्यों करता है, उनके दो कारणों के बारे में जान लेते हैं। उन्मत्त आत्महत्या नंबर 1 है, उन्मत्त आत्महत्या। इस प्रकार की आत्महत्या मति भ्रम या दीवानगी के कारण होती है। रोगी किसी काल्पनिक भय, संकट या अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है। कभी कभी व्यक्ति ऐसा भी महसूस करता है कि कोई दैविक शक्ति, यानी कि एक जो दैविक शक्ति होती है, उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है। यानी कि कोई दैविक शक्ति उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रही है और वह ऐसा कर लेता है। उन्माद को स्थिति में व्यक्ति में वायु वेग से एक के बाद दूसरे विचार आते रहते हैं। आत्महत्या का प्रयत्न सफल न होने पर वह उस वक्त तो उस प्रयत्न को त्याग देता है। जबकि नंबर 2 है विषादपूर्ण आत्महत्या। जो दूसरा कारण है वह विषादपूर्ण आत्महत्या का है। इसमें इस प्रकार की आत्महत्या का कारण खिन्नता, दुख, निराशा या शोक होता है। इसमें व्यक्ति को ऐसा मानसिक आघात लगता है जिसके कारण वह अपने मस्तिष्क का संतुलन खो बैठता है, तनाव में आ जाता है और एकमात्र आत्महत्या ही उसे सुरक्षा का उपाय दिखाई देता है। यानी कि उसे कुछ भी नहीं दिखता, केवल स्वयं की आत्महत्या, स्वयं का मरना ही दिखता है। तो नंबर 3 पे यह कारण देख सकते हैं हम, सम्मोहित आत्महत्या। सम्मोहित आत्महत्या किस तरह की होती है? इसमें मृत्यु का विचार व्यक्ति के मस्तिष्क पर लगातार छाया रहता है और वह उससे सम्मोहित रहता है। जब मृत्यु का जबरदस्त मोह उसके मन की केंद्रीय आकांक्षा बन जाती है और वह आत्महत्या कर लेता है। दुर्खीम इस मत को भी अस्वीकार करते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है। दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत। दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत किस तरह का है, आइए जानते हैं। आत्महत्या का सिद्धांत, दुर्खीम ने आत्महत्या संबंधी विवेचना की अपनी पुस्तक ली सुसाइड में प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा प्रतिपादित आत्महत्या का सिद्धांत समाजशास्त्रीय अध्ययन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है।
दुर्खीम के अनुसार आत्महत्याओं की प्रकृति व्यक्ति से बाहर या परे यानी कि सुपर इंडिविजुअल होती है। सच तो यह है कि आत्महत्या स्वयं एक सामाजिक तथ्य है जो व्यक्तिगत अवस्था का प्रदर्शन नहीं करती वरन सामाजिक परिस्थिति की ओर संकेत करती है। सामाजिक तथ्य के होने के कारण आत्महत्या की दर समाज विशेष में लगभग एक जैसी रहती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आत्महत्या व्यक्ति द्वारा इच्छित न जानबूझकर आत्मविनाश का कार्य नहीं है। वास्तव में आत्महत्या तो एक सामाजिक तथ्य है, इसलिए आत्महत्या के कारणों को सामाजिक संरचना में ही खोजा जाना चाहिए। तुर्खीम ने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य मानते हुए सामाजिक परिस्थिति से उसके संबंध की चर्चा करते हुए लिखा है, सामाजिक परिस्थिति की कुछ अवस्थाओं का आत्महत्या के साथ संबंध उतना ही प्रत्यक्ष व स्थायी है जबकि आत्महत्या का संबंध प्राणी शास्त्रीय व भौतिक कारकों के साथ उतना ही अनिश्चित व अस्पष्ट है। इस प्रकार तुर्खीम के अनुसार आत्महत्या की व्याख्या समाजशास्त्रीय कारणों के आधार पर ही की जाती है। सत्य तो यह है कि समाज की विभिन्न परिस्थितियों व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं, यहाँ तक कि जीने या मरने की इच्छाएं, भावनाएं आदि भी इन्हीं सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं। दुर्खीम की आत्महत्या के कारणों की समाजशास्त्रीय व्याख्या आइए जानते हैं। नंबर पहली है अवस्था सामाजिक प्रभाव या ऋणात्मक दबाव का फल। सेकंड है सामूहिक प्रक्रियाओं का परिणाम, जबकि तीसरी है सामाजिक संगठन जिसमें परिवार, धर्म, राज्य तथा सामाजिक एकरूपता से प्रभावित। इस प्रकार दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या व्यक्ति पर समाज अथवा समूह के ही अवस्थ दबाव का फल होती है। दुर्खीम ने आत्महत्या के 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 परार्थवादी आत्महत्या, नंबर 2 अहमवादी आत्महत्या, नंबर 3 अस्वाभाविक आत्महत्या। यानी कि पहली है परार्थवादी आत्महत्या, दूसरी है अहमवादी आत्महत्या, तीसरी है अस्वाभाविक आत्महत्या। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है सामाजिक एकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आइए जानते हैं क्या होती है सामाजिक एकता। दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित सामाजिक एकता की धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूँ तो उनके पहले भी अनेक सामाजिक विचारकों को जैसे प्लेटो, अरस्तु, एडम स्मिथ, सेंट साइमन, कॉम्टे, स्पेंसर मिल आदि इस विषय पर अपने विचार प्रकट कर चुके हैं, लेकिन दुर्खीम ने अपने सिद्धांतों को एक नवीन स्वरूप में प्रस्तुत किया है और इसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए सामाजिक जीवन के अनेक तथ्यों व आंकड़ों को संकलित किया है। दुर्खीम समूहवादी समाजशास्त्री है। उनके अनुसार व्यक्ति समाज को बनाते अवश्य हैं, किंतु उनके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में नियंत्रित, संचालित व निर्देशित होते रहते हैं। वे तो केवल संस्थाओं तक सामाजिक समूहों के निर्माण करने वाले तत्वों के समान हैं। व्यक्तियों का विकास समाज के विकास पर निर्भर है। समाज का विकास उनकी एकता में अथवा सुदृढ़ता में निहित है। यह एकता सर्वोच्च शक्ति है। यही व्यक्ति एकता के भाग हैं। दुर्खीम ने प्रख्यात पुस्तक समाज में श्रम विभाजन किसकी पुस्तक है? दुर्खीम की। तो दुर्खीम ने इसमें क्या कहा है? मैं इस पुस्तक में सामाजिक जीवन के 3 महत्वपूर्ण पक्षों का विवेचन व विश्लेषण किया है। नंबर 1 सामाजिक एकता, दूसरी है श्रम विभाजन, तीसरी है सामाजिक उद्विकास। उपयुक्त तीनों पक्ष एक दूसरे से जुड़े हैं, अर्थात एक को समझे बिना दूसरे को नहीं समझा जा सकता है। समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के अनुसार कार्य करता है, किंतु वह दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कार्यों को करने से डरता है या फिर वैसी इच्छा नहीं करता। इस प्रकार सामाजिक जीवन में सामूहिकता तथा व्यक्तिवादिता दोनों धाराएं प्रवाहित होती हैं। दुर्खीम लिखता है कि सामाजिक जीवन दोहरे स्रोत से संचालित होता है। नंबर 1 मस्तिष्कों की एकरूपता से एवं श्रम विभाजन से। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 में क्या दिया हुआ है? दुर्खीम का सामाजिक श्रम विभाजन क्या है? दुर्खीम का सामाजिक श्रम विभाजन क्या है? आइए जान लेते हैं। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन समस्त सामाजिक परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारक है। श्रम विभाजन का स्वरूप सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संगठन को प्रभावित करता है। श्रम विभाजन एक चल है और अन्य सभी सामाजिक घटनाएं इस कारक का परिणाम है। मानव सभ्यता का विकास श्रम विभाजन को गतिशीलता के आधार पर समझा जा सकता है। सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्यों में श्रम विभाजन रहा है। परिवार इसका प्रारंभिक रूप है। यहाँ घरेलू संधि संबंध मनुष्यों के कर्तव्य निश्चित करते हैं। इस संधि की रक्षा करते हैं वैधानिक नियंत्रक और परंपरागत नियंत्रण। दुर्खीम के
श्रम विभाजन का स्रोत जनसंख्या है। जनसंख्या की वृद्धि तथा घनत्व श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को जन्म देता है। दुर्कheim के अनुसार ये सब बातें कही गई हैं। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में है आत्महत्या की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो आइए जानते हैं आत्महत्या की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। आत्महत्या की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामाजिक तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट। दुर्कheim के मतानुसार आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है तथा उसकी सामाजिक प्रकृति है। यह कोई व्यक्तिगत या अचानक घटने वाली घटना नहीं है, यह तो समाज की दशाओं से संबंधित घटना है। दुर्कheim उदाहरण देते हुए कहते हैं कि समाजों में होने वाली आत्महत्याओं की वार्षिक दर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। आत्महत्या के संबंध में यह कथन राष्ट्रीय स्वभावों की ओर संकेत करता है जो वैयक्तिक नहीं है, अतः आत्महत्या सामाजिक तथ्य है। तो आइए जानते हैं दूसरी कौन सी है, क्रिया के परिणाम की जानकारी। यह दूसरी विशेषता है, यानी कि एक्वेंटेड विद कॉन्सेक्वेंस ऑफ एक्शन। दुर्कheim के अनुसार आत्महत्या की यह विशेषता है कि इसमें मरने की क्रिया का एक परिणाम होगा। इसकी जानकारी मरने वाले व्यक्ति को पूर्णतः होती है। उदाहरणार्थ अध्ययन के प्रति अत्यधिक सचेष्ट रहकर कोई व्यक्ति भोजन नहीं करता है, इस प्रकार उसकी मृत्यु हो जाती है, तो दुर्कheim के अनुसार वह आत्महत्या है। इसमें व्यक्ति को भोजन की अपेक्षा का परिणाम ज्ञात है कि यदि भोजन नहीं करेगा तो मृत्यु हो जाएगी, फिर भी उसने भोजन की उपेक्षा की है। यानी कि खुद ही पता होता है कि यदि हमको भोजन नहीं मिलेगा तो ज़रूर हम आत्महत्या में ही आ जाता है, क्योंकि उसने अपने मन से भोजन छोड़ा है, अपने प्राणों को त्यागने के लिए भोजन छोड़ा है, तो वह एक तरह से आत्महत्या कर रहा है। यह आपकी दूसरी विशेषता क्रिया के परिणाम की जानकारी के अनुरूप आती है। आइए जानते हैं तीसरी विशेषता क्या है, सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्शन। मृत व्यक्ति द्वारा की गई क्रिया सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। सकारात्मक क्रिया वह होती है जो मृत्यु का कारण स्पष्ट करती है। नकारात्मक क्रिया वह होती है जो किसी अस्पष्ट कारण द्वारा होती है, यानी कि जिसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं होता है। सकारात्मक क्रिया वह है जिसमें कोई देशभक्त दुश्मन के हाथों में जाने से पूर्व आत्महत्या कर लेता है। नकारात्मक क्रिया में व्यक्ति कुंठित होकर आत्महत्या कर लेता है। ओके, तो फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में विशेषता बताई गई है, मृत व्यक्ति की क्रिया का परिणाम, रिजल्ट ऑफ डेड पर्सन्स एक्शन। वहाँ मृत्यु आत्महत्या की श्रेणी में आती है, वही मृत्यु आत्महत्या की श्रेणी में आती है जो मृत व्यक्ति की क्रिया का परिणाम होती है। अर्थात क्रिया और परिणाम में कारण संबंध होता है। यह संबंध चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। 27 में दुर्कheim के अनुसार श्रम विभाजन के कारण बताइए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था श्रम विभाजन के बारे में, अब यह कारण पूछ रहा है तो कारण के बारे में आप इस तरह से बता सकते हैं। दुर्कheim ने श्रम विभाजन और विशेषीकरण का प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या से माना है। जनसंख्या की वृद्धि तथा घनत्व डेंसिटी श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को जन्म देता है। प्राचीन समय में जनसंख्या कम थी, इसलिए वस्तुओं की मांग भी सीमित थी, परिवार आत्मनिर्भर था। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि होने से मानसिक भिन्नताएं बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी। इन बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट कार्यों में कुशलता प्राप्त करने का प्रयास किया गया और परिणाम स्वरूप श्रम विभाजन का विकास हुआ। इस प्रकार विशेषीकरण और श्रम विभाजन जनसंख्या के प्रसार का घनत्व पर आधारित है। वास्तव में दुर्कheim महोदय उपयोगितावादी विचारकों के विचार से सहमत नहीं है। उपयोगितावादी विचारक, जिनमें स्पेंसर भी सम्मिलित है, श्रम विभाजन को आर्थिक उत्पादन की वृद्धि और सुख की इच्छा का परिणाम मानते हैं। दुर्कheim का कहना है कि आर्थिक उत्पादन की यदि सुख का प्रतीक होता तो सभी धनी लोग सुखी होते। दुर्कheim के अनुसार सुख भौतिक वस्तुओं की अधिकता में नहीं वरन सामाजिक स्वस्थता में है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को जानते हैं। श्रम विभाजन के परिणामों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। आइए जानते हैं श्रम विभाजन के परिणामों की संक्षेप में। तो यहाँ श्रम विभाजन के परिणाम कौन कौन से हैं। सबसे पहला परिणाम है बढ़ती हुई निर्भरता, इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस। समाज में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा भिन्न भिन्न कार्यों में विशेषता प्राप्त कर लेने से एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का कार्य करना होता है। नंबर 2, विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन। बढ़ते हुए श्रम विभाजन के कारण समाज में व्यक्ति विशिष्ट कार्यों में दक्षता प्राप्त करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति या विशेषज्ञ तैयार हो जाते हैं। नंबर 3, सहयोग, कोऑपरेशन। बढ़ती हुई पारस्परिक निर्भरता मनुष्यों को सहयोग बनाए रखने के लिए बाध्य करती है। अतः आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन के द्वारा सारी सामाजिक व्यवस्था सहयोग पर आधारित रहती है। जबकि यहाँ नेक्स्ट थी ये प्रगति और प्रतियोगिता।
फोर्थ में है प्रगति और प्रतियोगिता, प्रोग्रेस एंड कंपटीशन। श्रम विभाजन समाज में विभिन्न व्यवसायों को उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण समाज में प्रतियोगिता भी अधिकाधिक बढ़ जाती है। यहाँ आपको ये नहीं है कि जितने भी आपको कारण बताए जा रहे हैं, विशेषताएं बताई जा रही हैं, उन सभी को वहाँ लिखना है। आप यहाँ से थोड़ा पॉइंट ग्रैंड कर सकते हैं कि आपको किस तरह से लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम आपको ये रटने पड़े, बिल्कुल भी ना रटें, केवल यहाँ से आपको समझना है। आप यदि 2-3 बार एक ही वीडियो को देख लेते हैं तो आपके दिमाग में बिल्कुल ही फिट हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं 5वां, समाज में सावयवी एकता, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी इन सोसाइटी। श्रम विभाजन के अत्यधिक विस्तृत हो जाने से समाज में पाई जाने वाली यांत्रिक एकता मैकेनिस्टिक सॉलिडेरिटी सावयवी एकता में बदल जाती है। एक एक कार्य में विशिष्ट योग्यता प्राप्त करने से लोग अपने जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों के कार्यों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ 6 पॉइंट दिया हुआ है, नवीन समूहों का उदय यानी कि राइज ऑफ न्यू ग्रुप्स। श्रम विभाजन के फलस्वरूप विशेष कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों के विशेष स्वार्थ पनपने लगते हैं और इन विशेष स्वार्थों की रक्षा हेतु अनेक नवीन समूहों का निर्माण होने लगता है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। दुर्खिम को समाजशास्त्री जगत का बौद्धिक देवता क्यों कहा जाता है? देख लीजिए, दुर्खिम से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि दुर्खिम ने बहुत अच्छा रोल निभाया था किसमें, समाजशास्त्र के अंदर। तो आइए जानते हैं। फ्रांस में समाजशास्त्रीय चिंतन में दुर्खिम की निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण देन रही हैं। नंबर 1, दुर्खिम ने प्रत्यक्षवाद और समूहवाद में समन्वय स्थापित किया। नंबर 2, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए आपने वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया। नंबर 3, आपने समाजशास्त्र से संबंधित पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि का संपादन एवं लेखन का समाजशास्त्रीय साहित्य को समृद्ध बनाया। उपयुक्त तथ्यों के कारण दुर्खिम को समाजशास्त्रीय जगत का बौद्धिक देवता कहा जाता है। वे प्रारंभिक समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 को जानने से पहले आपको बता दूं, यदि आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसके लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, यदि आपको हमारी वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो भी हमारी वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में है, सामाजिक तथ्य से क्या आशय है? सामाजिक तथ्य क्या होता है, आइए जान लेते हैं। सामाजिक तथ्य के संदर्भ में दुर्खिम के योगदान का वर्णन कीजिए। किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं, लेकिन आंसर आपको इसी तरह से लिखना है जो हम बताने वाले हैं। दुर्खिम की सामाजिक तथ्यों की विवेचना समाजशास्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इस विवेचना ने आगे चलकर समाजशास्त्र के विद्वानों ने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने की दिशा में प्रेरित किया तथा उनका विषय वैयक्तिकता से हटकर सामाजिकता अध्ययन का केंद्र बन गया। दुर्खिम ने रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में, यानी कि एक पुस्तक का नाम है, में सामाजिक तथ्य की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। सामाजिक तथ्य क्या है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं, उसके कितने प्रकार हैं, विवेचना के द्वारा पहली बार एक सामाजिक तथ्य की तार्किक व्याख्या प्रस्तुत की है। उनकी यह समस्त व्याख्या सामाजिक तथ्यों की 2 विशेषताओं बाध्यता तथा बाध्यता पर आधारित रही है। दुर्खिम की सामाजिक तथ्यों की यह व्याख्या समाजशास्त्र को एक महत्वपूर्ण देन है। तो ये आपकी यहीं पर पार्ट नंबर 3 से संबंधित वीडियो समाप्त होती है। यदि आप इसी तरह की अन्य वीडियोज़ देखना चाहते हैं, या आप अपने किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित किसी भी तरह की वीडियोज़, नोट्स या प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी तरह का कंटेंट मिल जाएगा। आपको किसी भी चैनल पर जाने की आवश्यकता ना होगी। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।